गुड मॉर्निंग। ये हमारी तीसरी क्लास और इस क्लास में हम बात करेंगे इंडिया की। देखो अब तक हमने 2 क्लासेस में क्या किया उसे एक बार रिकॉल करवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। 2 क्लास में एक तो हमने आपको ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं यानी संविधान किसे कहते हैं। फिर आपको बताया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली किसे कहते हैं यानी संविधान सभा किसे कहते हैं। फिर आपको बताया था हमने कि संविधान सभा का विचार ब्रिटेन में आया और यह विचार दिया हेनरी मैन ने। किसने दिया? हेनरी मैन ने। लेकिन संविधान सभा पहली बनी कहां पर? अमेरिका में, और दूसरी कहां पर बनी? फ्रांस में। ये चीजें हमने आपको बताई थी। यानी पिछली 2 क्लास में हमने आपको बताया कि संविधान क्या होता है, संविधान सभा क्या होती है, पहली बार इसका विचार कैसे आया, पहली बार ये बनी कैसे, कहां बनी और दूसरी कहां बनी, इस तरह की बातें हमने करवाई थी। अब हम बात करेंगे भारत में कैसे बनी संविधान सभा, भारत में ये विचार कैसे आया, यानी भारत में संविधान और संविधान सभा का इतिहास हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप क्या करें, एक टेबल है वो टेबल उतार लें, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। क्या करें, आप एक टेबल उतार लें और वो टेबल आपके सामने है भाई। ठीक है भाई, आपके सामने टेबल है और इस टेबल को उतार लें आप। और पूरा थोड़ा और बड़ा करो इसको। बस 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 बस, हाँ थोड़ा ऊपर वाली लाइन और आने दो, थोड़ी सी आ जाने दो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है भाई। आप क्या करें, इस टेबल को उतारें भाई, फिर आपको समझा देंगे ये टेबल। अब देखिए भाई, इस टेबल के बारे में हमें बात करनी है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इंडिया की स्टडी में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ इसका इतिहास। 1757 से 1947 तकरीबन 190-91 साल का इतिहास। हकीकत में इस टाइम को इंडिया में कहते हैं ब्रिटिश एरा। क्या कहते हैं इस टाइम को? ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश एरा, यानी जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों के राज में ये सारी कहानी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, 190 साल के अंग्रेजी राज का इतिहास में क्या संविधान का डेवलपमेंट हुआ वो पढ़ रहे हैं। अब इस 190 साल के इतिहास को, ब्रिटिश एरा को यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 में। पहले कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास, पहले पार्ट को क्या कहा गया यहां पर? कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर कंपनी रूल, यानी जब भारत पर कंपनी शासन करती थी। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है भाई, और इसका इतिहास शुरू होता है 1757 से 1858 तक। 1757 आप जानते ही हैं, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और 1858 एक तरह से कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया था। तो इस बीच के 101-2 साल का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे भाई, यानी कंपनी शासन के अंतर्गत संविधान का विकास कैसे हुआ, यानी संवैधानिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर बचे हुए पार्ट में इसके बारे में बात करेंगे भाई 1858 से लेकर 1947, इसमें ब्रिटिश ताज के अधीन यानी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में कैसे संवैधानिक विकास हुआ। तो 2 चीजें हैं यहां पर, कंपनी के अंडर में कैसे हुआ और ब्रिटिश
क्राउन के अंडर में कैसे हुआ? क्योंकि 1858 से कंपनी शासन खत्म और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश क्राउन का यहां पर मतलब है ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कुल मिला के ब्रिटिश क्राउन। ठीक है भाई। अब देखिए इसमें हम बातचीत करेंगे, 4 एक्ट्स पढ़ेंगे इसमें, हैं तो इसमें शायद 6 या 7 एक्ट्स। एक्ट्स कहते हैं अधिनियम को। क्या कहते हैं? अधिनियम को। देखो संसद जो कानून पास करती है ना, कानून बनाती है कोई भी देश की पार्लियामेंट, तो उसको अधिनियम कहते हैं। कानून कई प्रकार के होते हैं भाई, इसमें संसद जो कानून बनाती है ना उसको अधिनियम कहते हैं, एक्ट्स कहते हैं। तो इसमें 4 अधिनियम पढ़ेंगे हम इस वाले ए पार्ट में। इसको क्या कह सकते हैं? ए पार्ट। इसमें 4 पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कितना पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे 7। कितने एक्ट्स पढ़ेंगे? 7। तो 4 और 7 11 हमें पढ़ने पड़ेंगे कानून यानी अधिनियम। जैसे आपने सुना होगा ना 1935 का एक्ट, 1793 का एक्ट, तो वैसे टोटल 7 पढ़ने पड़ेंगे। हैं तो 12-13 तकरीबन, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो चलो बात करते हैं आगे की। ठीक है भाई। तो ए पार्ट शुरू करते हैं। उसमें 4 महत्वपूर्ण एक्ट हैं। कौन कौन से ए पार्ट में, ये हम देखते हैं। ए पार्ट में यानी कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास, उसमें 4 के करीब एक्ट हैं। नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पहला तो है ये। सेकंड कौन सा है? पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नंबर 3 चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद में नंबर 4 चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ऐसे करके कितने हो गए टोटल? ऐसे करके इसमें हो गए 4। हालांकि इसके अलावा भी 2-3 एक्ट और भी है इतिहास में। जैसे 1781 का एक एक्ट आया था, उसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट नॉर्मली ये एग्जाम में नहीं पूछता भाई, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछता। जो आईएएस लेवल का एग्जाम है तो उसमें भले ही पूछ ले, बाकी आपको नहीं पूछेगा। क्योंकि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया था, 1773 के एक्ट में कुछ कमियां छोड़ दी थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ी कमी थी, उसमें डिस्प्यूट पैदा हो गया था, तो उसका समाधान किया गया, ये चीज है। इसके अलावा 1793 का और 1813 का चार्टर एक्ट भी क्या होता है, इसके अलावा भी हैं ये, लेकिन इसमें नॉर्मली सवाल वगैरह नहीं पूछता। इसमें तो 1813 में बता रखा है कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां हैं, उसमें चाय और एक चीज और भी थी कंपनी का, उसको छोड़कर सब गतिविधियां बंद कर दी। ऐसी बातें हैं, यानी इतिहास के काम की हैं, पॉलिटिकल साइंस में कोई खास योगदान नहीं है। तो कुल मिला के इसे आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपका क्या होगा, काम चल जाएगा। लेकिन आपको ये 4 तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इन 4 एक्ट्स को पढ़ेंगे हम 1757 के बीच में, 1757 से 1858 के बीच में, तो आपने लिख लिए होंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट की देखो, जब आप पॉलिटिकल साइंस में ये एक्ट पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज याद रखना, हिस्ट्री को एक तरफ रख देना। अगर हम हिस्ट्री के तरीके से ये एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट बड़े होंगे, विशाल होंगे, उसमें कुछ डेटा भी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के तरीके से पढ़ेंगे तो फिर उसमें छोटी छोटी 2-4 बातें हम क्या करेंगे। तो चलो बात करते हैं। पहला पॉइंट, पहला एक्ट, और इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है भाई,
इसे आप इंग्लिश में लिख लें, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हेडिंग डाल लें। और चलो भाई इसमें बात करते हैं आखिर ये है क्या। देखो रेगुलेटिंग एक्ट में पॉलिटिकल साइंस में आपसे 4 चीजें, इसमें 4 ही बातें हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है भाई। तो रेगुलेटिंग एक्ट में 4 चीजें हैं। एक तो आपको इसमें गवर्नर जनरल के बारे में कोई बात पूछेगा, ठीक है, एक तो इसकी बात की गई है। दूसरा किसकी बात की गई है, इस गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में बात की गई है। तीसरा किसकी बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट की। और चौथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। बस ये 4 बातें की गई हैं और उसमें कोई बातचीत नहीं है भाई। यानी एक तो इसमें एक पद बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, एक नया पद बनाया गया था, उसको गवर्नर जनरल कहते हैं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इसकी एक काउंसिल भी बनाई गई भाई। हर गवर्नर और गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी ताकि शासन करने में आसानी हो, जैसे अपने यहां पर मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के साथ में, ऐसी बात है। तीसरा, एक सुप्रीम कोर्ट भी बना था ताकि वो कानून वानून बनाए गवर्नर जनरल कुछ, तो उसमें कोई मीन मेख निकालनी हो तो निकाल दे, कोई कमी समी हो तो। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, ये ब्रिटेन का सिस्टम था। तो चलो सबसे पहले पहला पॉइंट करते हैं इसमें गवर्नर जनरल। देखो भाई इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखना शुरू करें। फर्स्ट पॉइंट को लिखो, इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया। पद नाम, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल became गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल प्रमोटेड, ये कहोगे तो और अच्छा होगा, प्रमोटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, प्रमोटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है भाई, ये चीज है। यानी देखिए उस जमाने में क्या सिस्टम था। उस जमाने में अपने इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी थी। क्या थी? 3। एक तो थी बॉम्बे, ठीक है, प्रेसिडेंसी। एक थी मद्रास, एक थी बंगाल। एक क्या थी? बंगाल। 3 प्रेसिडेंसी थी। अब किसी भी प्रेसिडेंसी का जो चीफ होता था, हेड होता था, ठीक है, जैसे आज राज्यों में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही प्रेसिडेंसी का हेड कौन होता था? गवर्नर होता था। क्या होता था? गवर्नर होता था। सब में गवर्नर होता था। यही शासन करता था, गवर्न करता था, रूल करता था। अब देखिए 1757 में अंग्रेजों ने जब बैटल ऑफ प्लासी युद्ध जीता, यानी प्लासी का युद्ध जब जीता 1757 में अंग्रेजों ने, तो उन्होंने क्या किया था? उनको उम्मीद नहीं थी कि जीत जाएंगे, ये तो कलायु की कारस्तानी थी कि जीत गए। लेकिन जो ही वो जंग जीते तो उनमें उम्मीद पैदा हुई कि यार हम और कुछ भी कर सकते हैं, इंडिया में साम्राज्य भी बन सकता है। ऐसे सपने वो देखने लगे। फिर 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में उन्होंने मुगल सम्राट को ही हरा दिया। 3 थे, मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम। इन तीनों को हरा दिया। तब अंग्रेजों को पक्का विश्वास हो गया कि अब अगर हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाएं तो पूरी इंडिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अब अपनी नीति पूरी तरह से चेंज कर दी, ठीक। और अब वो सपने देखने लगे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने के। उन्हें विश्वास हो गया कि ये हम कर सकते हैं अगर हम एक अच्छी रणनीति बनाए तो। और अच्छी रणनीति कब होगी? जब ये तीनों गवर्नर क्या होंगे? एक ही तरीके से काम करेंगे। पहले ये अलग अलग होते थे, बराबर की पोस्ट थी। मद्रास का गवर्नर बॉम्बे की नहीं मानेगा, बॉम्बे वाला इसकी नहीं मानेगा, तीनों बराबर पोस्ट थी। तो ये तीनों अलग अलग नीतियां बनाते थे, अलग अलग लड़ाइयां करते थे, अलग अलग संधि समझौते करते थे। तो ब्रिटेन की जो पावर है, अंग्रेजों की पावर है, वो बटी हुई थी, एक नहीं थी। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक तरीका निकाला गया कि इन तीनों की पावर को एक कर दो और बंगाल के गवर्नर को बना दो बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या हो जाएगा? बॉम्बे में तो रह गया गवर्नर, इसमें भी कौन रह गया? गवर्नर। इसमें भी कौन रह गया?
गवर्नर, और यहां पर क्या आ गया, गवर्नर जनरल। तो बंगाल वाला ऊपर हो गया अधिकारी, ये दोनों नीचे हो गए। अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या करता है, इनको आदेश दे सकता है भाई। इस तरह से पूरी ब्रिटिश ताकत, अंग्रेजी पावर पूरी इंडिया में एक हो गई। अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहीं भी युद्ध के आदेश दे देगा, पूरे इंडिया में कहीं भी एक समान नीति बनाएगा भाई, वो अपने हिसाब से नीति बनाएगा। इसलिए ये प्रमोशन किया गया था भाई। ठीक है भाई। अब सवाल ये उठता है, पहला गवर्नर जनरल बनाया किसको गया भाई, पदनाम तो चेंज कर दिया गया। तो दूसरा यहां फैक्ट आता है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं भाई वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। हकीकत में ये बंगाल का गवर्नर था, पहले 1772 में आया था इंडिया में बंगाल का गवर्नर बनके, और एक साल बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। एक साल बाद क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल, और ये फिर 1785 तक रहा। तो अगर आपसे कोई ये सवाल भी पूछे कि भारत में सर्वाधिक समय तक गवर्नर जनरल के पद को धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप क्या कहोगे, वारेन हेस्टिंग्स। तो इस पॉइंट को लिख लो भाई, इसी पॉइंट नंबर 1 में नीचे लाइन पलट के लिख लो, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये हो गया भाई पहला पॉइंट। ठीक, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। क्या देखते हैं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और इस पॉइंट में आपको बात है, क्या बात करनी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। किसकी बात करनी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। यानी देखो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और हिंदी में कहते हैं इसको कार्यकारी परिषद। इसकी बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट में। देखो भी, कोई एक व्यक्ति शासन नहीं कर सकता इतने बड़े देश का, इतने बड़े सिस्टम का। तो जब प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ना बॉम्बे मद्रास, तब भी गवर्नर की एक छोटी सी एक क्या होती थी, परिषद होती थी, वो उसकी सहायता करती थी। जैसे आज मंत्री परिषद होती है ना, स्टेट में भी होती है, सेंटर में भी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वैसे ही पहले गवर्नर और गवर्नर जनरल की भी एक परिषद होती थी, उसे ही क्या कहते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कार्यकारी परिषद होती थी भाई। ठीक है भाई। अब इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, पहले तो गवर्नर होते थे तो उनकी परिषद होती थी, अब एक नया पद बना गवर्नर जनरल, तो इसकी भी एक कार्यकारी परिषद बनानी पड़ी कि नहीं बनानी पड़ी। और इसमें टोटल मेंबर कितने कर दिए, एक तो गवर्नर जनरल खुद था ही, और 4 और लोग थे, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 5 लोग हो गए। इन 5 लोगों का क्या काम था, इन 5 लोगों का इतना सा काम था कि वो रूल रेगुलेशन बनाए और उसको लागू करें। इसका मतलब वो 2 काम करेंगे भाई, पार्लियामेंट का भी काम करेंगे। उस जमाने की पार्लियामेंट थी, एक तरह से कानून बनाती थी, रूल बनाती थी, और उसको लागू भी करती थी। तो उस जमाने की मंत्री परिषद भी थी। इसका मतलब इसी कार्यकारी परिषद से आगे चलकर मंत्री परिषद भी विकसित हुई देश की, भारत सरकार की, और साथ में भारत सरकार की पार्लियामेंट भी विकसित हुई भाई। ठीक है ना। तो शक्ति का केंद्रीकरण था स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग क्या था, सेंट्रलाइज्ड पावर थी भाई। तो ये चीज है। अब आपको सेकंड पॉइंट में लिखो, इसको लिखो, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाई गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाई गई। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, according to this act, an executive council organized, an executive council was organized, कार्यकारी परिषद बनाई गई, was organized। ठीक है। और आगे लिखो, जिसमें गवर्नर जनरल सहित, जिसमें 4 सदस्य थे भाई। ठीक है भाई, गवर्नर जनरल तो अलग बात हो गई, लेकिन जिसमें 4 सदस्य थे, which had 4 members, which have 4 members, जिसमें 4 सदस्य थे। और आगे लिखो, इस परिषद का काम
इस परिषद का काम नियम विनियम बनाना और उसे लागू करना था। नियम विनियम, रूल रेगुलेशन को कहते हैं हिंदी में भाई। नियम विनियम बनाना और उसे लागू करना था। इट्स पर्पज वाज प्रिपेयर रूल एंड रेगुलेशन, प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट रूल एंड रेगुलेशन, प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट रूल एंड रेगुलेशन। नियम विनियम बनाना और उसे लागू करना था, यानी कानून बनाओ और उसको क्या करो, लागू कर दो। ठीक है भाई, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखो इसमें सवाल क्या पूछते हैं। मैंने पहले पॉइंट में भी आपको सवाल बताया था भाई कि इसमें आपसे सवाल क्या पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था, तो आप बताओगे वारेन हेस्टिंग्स। इस सेकंड पॉइंट में एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा आपसे, इस सेकंड पॉइंट में अभी तक तो जो बताया उसमें से कुछ नहीं पूछेगा। और अपनी जो दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, रेलवे है, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें इस सेकंड पॉइंट में कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो पटवारी है, राजस्थान में खासकर एग्जाम आने वाला है, और आरएस प्री है, इनमें सवाल अक्सर पूछ लेते हैं कि वो 4 लोग कौन थे पहले। वारेन हेस्टिंग तो गवर्नर जनरल हो गया, लेकिन 4 लोगों की जो परिषद बनी थी वो 4 लोग कौन शामिल थे, ठीक है ना। तो उसकी क्या करेंगे, हमें बात करेंगे। तो वो चारों के नाम लिख लो भी नीचे, ठीक है भाई। पहला फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस। दूसरा क्लेवरिंग, दूसरा क्लेवरिंग। तीसरा और चौथा बेरवेल। क्या सिस्टम है, ये 4 लोग थे भाई, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, वानसन, मैनसन एंड बेरवेल। ये 4 लोग थे। दरअसल क्या होता है कि उनमें ही एग्जाम में भले ही पूछ ले आपसे, यानी पेपर अगर टफ बनाया जाए, खासकर आरपीएससी में अगर पेपर टफ बनाया जाएगा तो ही पूछा जाएगा इसके बारे में, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। या आरएस प्री में पूछ सकते हैं, आईएएस में तो पूछ ही सकते। खैर ये चीज है, जो छोटे एग्जाम्स में आपको शायद इसके बारे में नहीं पूछेंगे, शायद क्या पूछेंगे ही नहीं, ये चीज। तो इन 4 का नाम आप याद रखना। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में हम सेकंड पॉइंट भी कर चुके हैं, अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आप जानते ही हैं किसके बारे में बातचीत करता है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट बना था भाई। सुप्रीम कोर्ट क्यों बना था इसकी भी कहानी है भाई। अगर आप गवर्नर जनरल को पावर दोगे कि वो कानून बनाए, रूल और रेगुलेशन बनाए, ठीक है, तो उसको रजिस्टर करने वाली एक संस्था होनी चाहिए भाई। क्या करने वाली संस्था होनी चाहिए, रजिस्टर करने वाली एक संस्था होनी चाहिए भाई। इसका मतलब समझो ये क्या होता है। प्राचीन फ्रांस में 1789 में हुई क्रांति फ्रांस में, और उससे पहले क्या होता था, उससे पहले के शासन को आसिया रिजीम कहते थे फ्रांस में। क्या कहते थे, आसिया रिजीम। तो वहां पर भी एक संस्था ऐसी होती थी, वहां की जुडिशरी, वहां की न्यायपालिका ऐसी होती थी, कोर्ट, जो क्या होता था, राजा जितने भी कानून बनाता था उस कानून को रजिस्टर करती थी। ठीक है भाई, इसी कंसेप्ट से शायद सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट निकला है। तो ऐसा ही सिस्टम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया कि जो भी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जितने भी कानून बनाए, नियम बनाए, तो उसको रजिस्टर करने वाली एक संस्था होनी चाहिए। और रजिस्टर करने के साथ साथ न्याय भी देनी चाहिए। अपने इलाके में प्रेसिडेंसी में कोई भी कंपनी का कर्मचारी है, करप्शन करता है, आम जनता है, तो उनको भी जस्टिस देना चाहिए। तो 1774 में क्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। तो इस तीसरे पॉइंट पर आप क्या लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो भाई, ये इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिहाज से। तो इसमें लिखो, इस अधिनियम के द्वारा
1774 में इस अधिनियम के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड इन 1774। ए सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड इन 1774। और कहां की गई स्थापना भाई? कलकत्ता में की गई थी। तो ब्रैकेट में कलकत्ता भी लिख देना, इंग्लिश वाले लिख लो एट कलकत्ता। ठीक है भाई, कहां की गई इसकी स्थापना? कलकत्ता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कुछ कोर्ट्स बन चुके थे भाई। 1772 में कोर्ट बना था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बने थे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने थे 1772 में। कलकत्ता के, उसके बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना। तो इसके खिलाफ अपील करनी हो तो कहां करे? तो ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं था, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना दिया। तो कई कारण होते हैं कोई एक चीज करने के, कोई एक कारण नहीं होता। रूल रेगुलेशन को रजिस्टर भी करना था, नीचे वाले कोर्ट के खिलाफ अपील भी सुननी थी, जनता को जस्टिस भी देना था। तो 3-4 काम थे इसके। ठीक है भाई, तो ये बन गया, कलकत्ता में कोर्ट बन गया। अब चलो आगे की कहानी देखते हैं। अब देखिए, नॉर्मली नीचे के एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपसे यही सवाल पूछते हैं, लेकिन थोड़े टफ एग्जाम होते हैं, या एग्जाम में पेपर टफ आ जाए, या थोड़े ऊंचे लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें आपसे ये पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे और उनका नाम क्या था। तो लिखो इसी पॉइंट में, लिखो इसमें कुल 1+3 = 4 जज थे। ऐसा ही लिखना, 1+3 = 4। इसमें कुल 1+3 = 4 जज थे। 4 जज थे। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। आपको कभी भी लिखना पड़े ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कितने जज थे, तो चीफ जस्टिस को अलग लिखना एक, और बाकी सबको एक लिखना। ठीक है ना, ये चीज। तो 1+3 = 4 जज थे भाई। ठीक, अब देखिए कौन कौन थे ये। छोटे एग्जाम वालों को ये सीजे का नाम तो याद होना चाहिए, चीफ जस्टिस का, मुख्य न्यायाधीश का नाम तो याद होना चाहिए इस एक का, और इस एक का नाम था अलीजा इम्पे। इसका नाम तो आप सबको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी 3 का नाम बड़ी क्लास वालों को याद होना चाहिए। तो इन चारों का ही नाम लिख देता हूं मैं फटाफट। इन चारों का ही नाम लिखते हैं, कौन कौन थे। तो नंबर 1 अलीजा इम्पे। अलीजा इम्पे, ये तो था चीफ जस्टिस। क्या था? चीफ जस्टिस। दूसरा हाइड। तीसरा लेमेस्टर। हाइड, लेमेस्टर और चैम्बर्स। चैम्बर्स ठीक है भाई, तो ये 4 नाम थे। इसमें आपको ये तो याद होना ही चाहिए सभी एग्जाम्स के लिए। ये तीनों, इस लेमेस्टर की स्पेलिंग शायद ये होगी, लेमेस्टर। ठीक है भाई, तो ये 3 आपको क्या होना चाहिए, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनके लिए काम की चीज है। हाइड है, लेमेस्टर है, चैम्बर्स है और अलीजा इम्पे तो सबके लिए काम की चीज है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए भाई। जिसे इंपॉर्टेंट कहें, नोट लगवाएं, वेरी इंपॉर्टेंट कहें, तो एग्जाम के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सिलेबस है उसको समझना जरूरी है, बाकी को भी ऐसे मत समझना, समझना है बस। अगर किसी से और कुछ ना हो। कई बार क्या होता है कि हर आदमी का दिमाग एक अलग तरीके से डेवलप होता है। जैसे किसी को मैथ्स आती है तो उसको मैथ्स ही आती है, जीके नहीं आएगी। किसी को जीके आती है तो उसको मैथ्स नहीं आएगी। ठीक है ना, किसी को साइंस आती है, किसी को इंग्लिश आती है, अलग अलग चीजें होती है भाई। सारी दुनिया अलग अलग होती है। तो जिनको जीके में बहुत बड़ी समस्या हो तो प्लीज वो जो नोट लगा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो याद करके चले जाना, शायद काम बन जाएगा। तो ये तो हो गए भाई 3 पॉइंट्स आपके।
सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हो गया, सब चीजों के बारे में हो गया। अब आपके इस बारे में इसमें बात करेंगे चौथे पॉइंट्स की। चौथा पॉइंट क्या था? अब चौथा पॉइंट समझने से पहले हम थोड़ा बता देते हैं, इसको लिखवाने से पहले समझा देते हैं इसको। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें? इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि देखिए 1600 ईस्वी में, थोड़ा इतिहास सुनो इसको, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। इसने क्या किया, एक कानून बना के ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। हकीकत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में नहीं बनी, वो बनी थी 24 सितंबर 1599 को लंदन में बनी थी, कुछ व्यापारियों ने बनाई थी। उसका भी एक इतिहास है। इतिहास ऐसे कि पहले इंडिया से अंग्रेज व्यापार नहीं करते थे, पोर्तुगीज करते थे, यानी पुर्तगाली करते थे, डच करते थे, अंग्रेज नहीं करते थे। अब क्या करते थे डच लोग? क्या करते थे, काली मिर्च है, मसाले हैं, ये सारी चीजें इंडिया से अपने देश में ले जाते थे, फिर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड इनको बेच देते थे। अब एक बार क्या किया डच लोगों ने, रातों रात काली मिर्च के दाम बढ़ा दिए। जो ही बढ़ाए तो अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, बोलिए तो ईसाइयत के मूल्य के खिलाफ है। पहले वहां ईसाइयत थी, आज भी ईसाइयत है, पोप का राज चलता था, तो चीजों के दाम फिक्स होते थे कि इतने से ज्यादा अगर लोगे ना तो ये ईसाई धर्म के खिलाफ है, तो लोग उतने ही लेते थे। तो डचों ने कहा कि नहीं भाई, हम तो इतने ही लेंगे, इससे ज्यादा लेंगे, और तुम जो करना वो कर दो। अब जाहिर सी बात है ब्रिटेन के लोगों ने कोशिश की समझाने की कि इतने दाम मत लो भाई जो बहुत ज्यादा हो, लेकिन डच नहीं माने। तो ब्रिटेन के व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बना ली, ईस्ट इंडिया कंपनी, 24 सितंबर 1599 को। अब उस जमाने में रूल था यूरोप में कि कोई भी व्यापार करेगा किसी दूसरे देश से तो वो राजा की आज्ञा से करेगा। तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी एलिजाबेथ को, फर्स्ट को। एलिजाबेथ ग्रेट थी भाई, और उसको एप्लीकेशन दे दी। तो उसने क्या किया, कुछ दिन तो लटकाए रखा मैटर, जैसा कि सभी सरकारें करती है, और 31 दिसंबर 1600 को उसने क्या कर दिया, इस एप्लीकेशन पर साइन कर दिया और कहा ठीक है तुम इंडिया से व्यापार कर लो। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो थी व्यापारियों के द्वारा, लेकिन उसको भारत से व्यापार करने का एकाधिकार किससे प्राप्त हुआ, मोनोपोली किससे प्राप्त हुई, एलिजाबेथ से। अब फिर टाइम टू टाइम छोटे मोटे कानून बनाए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन के किंग ने, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर सके। लेकिन 1757 में हालात ही बदल गए। पहले तो वो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, कोई ध्यान भी नहीं देता था उस पर, लेकिन 1757 में बंगाल पे कब्जा कर लिया उसने, और जो ही कब्जा किया अब अंग्रेजी पार्लियामेंट, अंग्रेजी सरकार, इन सब का ध्यान इस ओर गया कि कंपनी तो अच्छा काम कर रही है, अब इसका क्या करें। तो उनके मन में भी लालच पैदा हुआ कि इसको रेगुलेट तो करो। उसके कई कारण थे। कंपनी ने जब इंडिया में 1757 पर कब्जा किया तो कुछ चीजें निकल के सामने आई। एक तो कंपनी में करप्शन बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा करप्शन, इतना बढ़ गया कि कंपनी घाटे में जाती थी, लेकिन कंपनी में काम करने वाले लोग फायदे में रहते थे। इंडिया से खूब माल लूटते, वहां ऐश की जिंदगी जीते ब्रिटेन में, तो उनके लालच आ गया, ईर्ष्या भी पैदा हो गई, उसे नवाब कहते थे बंगाल का। इसके अलावा और भी कई कारण थे। कंपनी बहुत अत्याचार कर रही थी बंगाल के लोगों पर, तो लगता था कि विद्रोह पैदा हो जाएगा। तो एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह लगने लगा, अंग्रेजी सरकार को यह लगने लगा कि कंपनी के कामों को रेगुलेट करना पड़ेगा हमें, और रेगुलेट करने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था 1773 वाला। तो चौथा पॉइंट यही है भाई कि रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत कंपनी के कामों को रेगुलेट किया गया था, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं बस। और रेगुलेट क्या किया गया था, देखो कंपनी में दो संस्थाएं थी। कौन संस्थाएं थी, दो, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यानी एक तो इसको कहते हैं स्वामियों का अधिकरण। क्या कहते हैं इसको, स्वामियों का, यानी वो लोग जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, पैसा लगाया था, वो तो इसमें शामिल थे। जिन्होंने नहीं पैसा लगाया, व्यापारियों ने। अब देखो व्यापारी व्यापार करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन साथ में कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स की नियुक्ति वो करते हैं। देखो एक कोई कोचिंग खोलता है तो कोचिंग का मालिक कोई और होता है, लेकिन कोचिंग में जो बैठा होता है, कोचिंग को चलाता है, मैनेजर जिसे कहते हैं, वो कोई और होता है कि नहीं। तो ये इसमें तो कौन शामिल थे, जो कंपनी के मालिक थे, ठीक है ना, जो पूंजीपति थे, जिनका पैसा लगा था, इन्वेस्टर थे। और ये बेचारे क्या थे, ये कर्मचारी थे एक तरह से,
डायरेक्टर, इनका काम था कंपनी को चलाना। ठीक, साल में एक बार चुनाव होते थे, ये मालिक क्या करते थे, इनका चुनाव कर लेते थे, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है उसको भर्ती कर लेते थे और फिर एक साल बाद बदल देते थे। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे, सारे इंडिया का शासन चलाते थे, चाहे गवर्नर जनरल हो चाहे गवर्नर हो, इन सब की नियुक्ति डायरेक्टर ही करते थे, सारा देख रेख इन्हीं के चक्कर में होता था। 1773 से पहले इसमें ब्रिटिश सरकार दखल नहीं देती थी भाई, ये कंपनी का काम था, मालिकों का काम था डायरेक्टर्स बनाना, डायरेक्टर्स का काम था गवर्नर बनाना, ये इन सब का काम था। लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के साथ कुछ चेंज किए गए। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अब उन्होंने थोड़ा सा इंटरफेयर कर दिया। एक तो ये डायरेक्टर्स, ये मालिक है ना, इनकी संख्या कम कर दी गई, कोर्ट ऑफ प्रोपर्टाइर्स इनकी संख्या कम कर दी गई कि निश्चित संख्या में तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे भाई। जो छोटे मालिक थे, छोटे इन्वेस्टर थे ना, जिनका कम पैसा लगा हुआ था, उनको हटा दिया। और दूसरा, इन डायरेक्टर्स की संख्या 24 कर दी। कितनी कर दी, 24, कि तुम 24 ही रहोगे, इसके अलावा नहीं रहोगे। ठीक है भाई, इनकी नियुक्ति कहीं कर दी गई, कुछ टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया गया। और सबसे बड़ा काम क्या कर दिया गया, इनसे कहा गया डायरेक्टर से कि तुम जब भी क्या करोगे, तुम जब भी इंडिया का शासन चलाओगे तो तुम्हारे यहां जो भी पत्राचार होता है उस पर ब्रिटिश कैबिनेट कभी भी चेक कर सकती है। यानी पहले तो कोई इंटरफेयर नहीं था इंडिया के शासन में, डायरेक्टर्स जो करते थे अपनी मर्जी से करते थे। अब क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आ गई और उसने क्या कर दिया, उसने कहा कि अब इंडिया के अंदर जो भी पत्राचार होता है, जो भी तुम आदेश देते हो, जो कुछ करते हो ना, उस पर हमारा नियंत्रण है, हम जब चाहे चेक कर सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट है, ये बड़े काम की चीज नहीं है भाई, बिल्कुल भी, ये बस पॉइंट है। हमने आपको ये बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं। ये बड़ी क्लासेस के लिए तो फिर भी फायदेमंद है, लेकिन छोटी क्लासेस में इस पर कोई भी सवाल नहीं बनता है। ठीक है ना, लिखना चाहो तो फिर भी लिख लो चौथा पॉइंट। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कैबिनेट ने, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कैबिनेट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ब्रिटिश कैबिनेट regulate the powers of court of directors, यानी उनकी पावर्स पर एक तरह से क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, रेगुलेट करना शुरू कर दिया। तो ये 4 पॉइंट्स थे भाई 1773 के एक्ट में। वैसे तो 1773 का जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, वो काफी बड़ा है। इसको अगर विस्तार से पढ़ा है तो सबसे पहले इसका कारण बताया जाए भाई कि इसके रीजन क्या थे, 1773 का एक्ट क्यों आया, फिर इसके प्रावधान बताए जाए, प्रावधान का मतलब प्रोविजंस बताए जाए भाई, क्या क्या सिस्टम था इसमें। तीसरा, इसकी फिर क्रिटिसाइज किया जाए, इसकी आलोचना की जाए, और चौथा, इसकी इंपॉर्टेंस बताई जाए। ये 4 चीजें बताई जाती है भाई। कितनी बताई जाती है, 4। रीजंस, प्रोविजंस, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिक्स, और साथ में इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। ऐसे 4 बताते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाता है, तो आपके लिए 4 ही काफी हैं जो 4 पॉइंट्स बताए। इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, छोटे एग्जाम से, बाकी नहीं पढ़ना नहीं। अगली बार हम करवाएंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है भाई, ये थोड़ा मुश्किल क्लास थी समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारा मैटर था और एक में संयुक्त करना था। तो इस चीज को क्या करना, थोड़ा सा जो मैं इंपॉर्टेंट बताया उस पर ध्यान देना। बाकी समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।